वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जिसमें कल भी 10% की माइनस में क्लोजिंग हुई थी और आज भी ये 8% माइनस में अभी तक दिखा रहा है। अराउंड 8.5% मेरे चार्ट में दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो गया इसमें? देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद इसे हम डिटेल में चेक करेंगे। कोई भी फाइनेंस कंपनी का मेन काम क्या होता है? फाइनेंस देने का, पैसे देने का, लोन देने का, राइट। तो फाइनेंस कंपनीज उस पैसे को जो कि वापस शायद न आए, उसको ECL के अंदर में काउंट करती है, जिसको कहते हैं एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ये इश्यू अभी चल रही है, ऐसा मानना है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के मैनेजमेंट का। और ये जो लॉसेस, ह्यूज लॉसेस अभी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में दिख रहे हैं, इनके हिसाब से जितनी भी माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज हैं उनमें हमको ये क्रेडिट लॉस वाला इश्यू देखने को जरूर मिलने वाला है। अब बात करें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के क्रेडिट लॉस की, तो इनका एस्टिमेशन है कि 500 से 550 करोड़ के आसपास का इनका ECL होगा, क्रेडिट लॉस होगा। अब इसका मार्केट कैप कितना है? 2500 करोड़। इसमें अगर 500 550 करोड़ अगर क्रेडिट लॉस में चले जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा एक इनका नुकसान में जा रहा है। यही पैनिक आपको इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। अगली चीज देखने के लिए हमें इसके रिजल्ट्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेंसेस को स्पेशली चेक करना। पिछले जून में या पिछले Q1 में जो इनका एक्सपेंस था, मैं गलत सर्कल बना बैठा, ये इनका 208 करोड़ का एक्सपेंस था। इवन पिछले क्वार्टर में देखेंगे 286 करोड़ का एक्सपेंस था और अभी इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, डबल हो गए हैं इनके एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से इनका कहना है कि हमारे प्रॉफिट पे बहुत भारी असर पड़ा है। पिछले ईयर सेम क्वार्टर में ये 120 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे थे और अभी 36 करोड़ का ये लॉस बना के बैठे हैं। किसकी वजह से? एक्सपेंसेस की वजह से। और उसके ऊपर से ये ECL का फटका, तो हर चीज इनके खिलाफ ही जा रही है। लेकिन हर नेगेटिव चीज हमने चेक कर ली। देखिए, ये सब तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था कि इसमें 2.78% का प्लेजिंग है प्रमोटर्स की होल्डिंग में से। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने ये भी देख लिया था कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया था, जो कि पब्लिक के पास नहीं गया था। वो अच्छी बात है, वो गया था DII के पास। तो DII इसमें स्ट्रॉन्ग थी और अभी भी इन्होंने कुछ खास बेचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी ये है कि FII और DII दोनों ने ही अपना स्टेक निकाला है, जो कि पब्लिक के पास आया है। ये एक मेजर नेगेटिव बात है। लेकिन अभी के स्टेज में भी अगर आप देखेंगे तो FII और DII काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड करके चल रहे हैं, तो ये थोड़ा पॉजिटिव दिखता है। दूसरी चीज़, थोड़ा कॉमन साइकोलॉजी एक लगा के देखें तो क्या इसकी मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर रही है? नहीं, ये फ्रॉड नहीं कर रही है। और अगर इनकी बात सच हो जाती है कि जैसे बाकी जो NBFC माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं उनका भी अगर इस तरह का हाल रहता है, तो ये पूरी इंडस्ट्री में एक कॉमन सा फॉल हो जाएगा, जो कि कोई नेगेटिव बात नहीं होती। इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका होता है। हाँ, लेकिन ये होना ज़रूरी है कि सारे ही स्टॉक इस इंडस्ट्री के एक साथ फॉल करें। कुछ स्टॉक्स कम गिरेंगे, कुछ स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे, ये हमको कॉमनली पता है। स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं, भागते भी ज़्यादा हैं। लार्ज कैप धीरे गिरते हैं और भागते भी स्लो हैं। तो ये तो कॉमन सी बातें हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया है? नहीं, कुछ फ्रॉड नहीं किया। ये अपने आप ही बता रहे हैं कि हमारा इतना इतना लॉस हो सकता है और आपको पहले से ही निकलने का मौका इन्होंने कई बार दिया। जैसे मार्च, अप्रैल, मई में भी इनके कई सारे आर्टिकल्स आए जिसमें थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही थी। इसी की वजह से अगर आप इसका चार्ट देखोगे मैक्सिमम टाइम का, तो अराउंड कितना 55% से 65% ये माइनस हो चुका है। ठीक है, एक साल में। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में मैं जनरली क्या करता हूँ, अच्छे स्टॉक में रिस्क लेता हूँ। अभी कुछ टाइम तक ये फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बहुत, मतलब आप देखोगे ना वीडियोस, तो कुछ टाइम तक ये यूट्यूबर्स जितने भी इस पे बात कर रहे थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक्स था। लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने भी एसेट मैनेजर्स हैं, जितने भी रिकमेंड देने वाले एनालिस्ट वगैरह हैं, वो सारे ही इसको नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें मेरी स्ट्रैटेजी जनरली क्या होती है, सेम स्ट्रैटेजी मेरी डिक्सन में थी। एक बार डिक्सन का चार्ट मैं दिखा देता हूँ कि उस टाइम में क्या हुआ था। मैंने पहले भी डिक्सन के बारे में जब डिस्कस किया है उस टाइम में मैंने आपको बताया है। ये देखिए, अभी ये डिक्सन का हम लोग चार्ट देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम का। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा फॉल नहीं दिखेगा, ये आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा फॉल है। आप अपने कैंडल वाले चार्ट में, अपने ब्रोकर के ऐप में देखना, यहाँ पे बिल्कुल भरोसा छूट गया था सब लोगों का। ऐसा लगा कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, लेकिन यहाँ पे
बिल्कुल बॉटम पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल बॉटम पे। और यहाँ पे मैंने कई बार बोला था कि ये कंपनी रिस्क लेने लायक है। तो एटलीस्ट जो पैसा आप रिस्क लेके मतलब लेने के लिए लगा सकते हो उतना तो लगा सकते हैं ना। जैसे हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं 50,000 लगाते हैं किसी स्टॉक में, कुछ लोग होते हैं 20 लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी जनरली 50,000 किसी स्टॉक में लगा रहा है तो वो 10,000 का रिस्क लेगा या 5,000 का रिस्क लेगा। मतलब वो 5,000 या 10,000 डूब जाए तो भी चलेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ रिस्क लेना, ठीक है। तो उस हिसाब का रिस्क इस तरह के स्टॉक्स में लिया जा सकता है जिनकी हिस्ट्री अच्छी रही है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, कुछ छुपाता नहीं है और गिरा हुआ है मार्केट प्रेशर की वजह से और कॉमन इश्यू है पूरी इंडस्ट्री में। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, बॉटम में इन्वेस्टमेंट करना बनता है और उसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा है कि 3,000 3,500 का स्टॉक 14,000 से ऊपर में चल रहा है अभी। अब देखिए, हमने जितनी भी नेगेटिव चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं वो सब रियल है, ऐसा नहीं है कि किसी का एस्टिमेशन वगैरह है, ऐसा नहीं है। 550 करोड़ का अगर इन्होंने एस्टिमेटेड लॉस, क्रेडिट लॉस एक्सपेक्ट किया है तो वो उतना ही होगा या उसके आसपास ही होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट डेटा के बेस पे उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो कुछ टाइम तक तो इसमें ये जो प्रेशर आपको दिख रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैंने जो अपना रिस्क अमाउंट डिसाइड करके रखा है वो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे या टेलीग्राम पे पोस्ट देखा होगा तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस मेरे पास है ऑलरेडी और अभी के टाइम पे 27% लॉस पे है। क्यों सिर्फ 27% लॉस पे है? क्योंकि मेरी आदत है मैं गिरे हुए स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, भागते हुए स्टॉक में नहीं करता। मोमेंटम एंट्री में नहीं करता, ब्रेकआउट एंट्री में नहीं करता, हमेशा सपोर्ट एंट्री ही प्रेफर करता हूँ। तो इसीलिए मेरे पास मौका है कि मैं अभी भी इसमें से निकल जाऊँ, लेकिन मैं निकलूंगा नहीं। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आप निकलना चाहो निकल सकते हो, आप कितना बेयर कर सकते हो लॉस वो आपकी कैपेबिलिटी पे है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं किसी स्टॉक को लेता हूँ तो 3 साल या 5 साल कम से कम मैं उसको टाइम देता हूँ और इसको तो 1 साल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं इसमें दोबारा एंट्री करने का प्लान कर रहा हूँ 200 से 220 के रेंज में आने पर। अगर ये 200 से 220 के रेंज में आता है, जो कि आएगा ही, तो मैं इसमें दोबारा एवरेजिंग भी करने वाला हूँ, लेकिन प्योर रिस्क बेसिस पे। तो बाद में आके आप ये मत बोलना कि मैंने वीडियो में ऐसा बोला था और इसमें ऐसा हो गया, ये 100 रुपये भी चला गया तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, उम्मीद मुझे ये है कि भले ये 1 साल 2 साल ना चले, कंसोलिडेट करे, फॉल करे, बाद में होपफुली ये इसको रिकवर कर जाए, उस टाइम में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट शायद ये दे दे। तो गाइज, मेरे जो भी थॉट्स थे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के ऊपर मैंने आपसे शेयर कर दिए। इसके बेसिस पे आप अपनी जो गट फीलिंग थी उसको आप डिसीजन लेने में यूज़ कर सकते हो। एक बात बिल्कुल मिस मत करना, ये अगर प्लेजिंग बढ़ जाती है तो इसकी नेगेटिविटी जो है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है, रिस्क और बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें देख के ही इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जिट करना। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।